Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि सपोज करो हमने कोई एक प्रोडक्ट लिया ए, ठीक है, प्लस बी, बनने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन गया सी। तो जिनको हम रिएक्ट कराते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जो कंबाइन होके बनता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब ए और बी को रिएक्ट कराया जाता है तो रिएक्ट कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एक अलग ही प्रोडक्ट होता है। अलग मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जिसको हम रिवर्स ना कर सकें इजीली, जिस प्रोसेस को हम इजीली क्या ना कर सकें? रिवर्स ना कर सकें। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स अस H2। देखो H2 क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, वाटर। और वाटर की क्या होती है? एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों गैसीय स्टेट में होते हैं और H2O किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहला एग्जाम्पल यही है एनसीईआरटी में भी। क्या होता है? जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? एक अलग सब्सटेंस है, और जो Mg था वो अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो ऐसी ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना। जो वो प्रोडक्ट बनता है वो FeSO4.xH2O बनता है। उसका फॉर्मूला ये होता है FeSO4.xH2। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। डाइजेशन, जो हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है, डाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी में। वो भी क्या है? एक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ये भी क्या है? रिएक्शन है। खाने को पकाना, खाना जो हम खाने, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो खाना तुमने कच्चा खाना है उसको हीट करके पका दिया, वैसा तो नहीं है ना पक्के खाने को दोबारा से कच्चा कर दो। वो अब एक डिफरेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। और खाने को पकाया भी इसलिए जाता है ताकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? चेंज हो जाए। क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये तो जनरल हो गया हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि हम कैसे रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हम कैसे देख के बता सकते हैं। सपोज करो आपके सामने दो रिएक्टेंट हैं। एक ये जैसे बीकर है, बीकर में एक ए सब्सटेंस है, हमने इसमें क्या सब्सटेंस ऐड कर दिया? बी सब्सटेंस। अब बी सब्सटेंस ऐड करने के बाद अब इन दोनों में रिएक्शन होगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा सी। अब आप आंखों से देख के हम कैसे, मतलब उसको टच करके या उसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें हकीकत में कोई रिएक्शन हुई भी है नहीं है? अब तुमने ऐसा तो है नहीं कि हमने इसमें ए रिएक्टेंट डाला, बी रिएक्टेंट डाला और मिला के छोड़ दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कुछ हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो उसके ये समझ लो ये सिम्टम्स होते हैं, इससे पता लगता है कि रिएक्शन हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शन में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। या तो तुम्हें कलर चेंज देखने को मिलेगा। अगर रिएक्शन का कलर चेंज हो गया, सपोज पहले एक इसके अंदर हमारा क्या था? रिएक्टेंट था, उसका कलर था रेड। जैसे तुमने बी को डाला कुछ टाइम बाद उसका कलर डिसअपियर हो गया, कलरलेस हो गया। इसका मतलब इसमें क्या हुई है? रिएक्शन हुई है। तो कलर चेंज इन कलर के चेंज होने की वजह से भी हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है। ऐसे टेम्परेचर, अगर तुम इसको टच करोगे बीकर को टच करने से ऐसा हो सकता है या तो तुम्हें बीकर ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा। तो उससे पता चलेगा कि टेम्परेचर में क्या आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो भी हमें पता चलेगा अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है तो रिएक्शन हो रही है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब ए और बी को कोई भी रिएक्टेंट है उसको दोनों को मिक्स कराया जाता है तो उसके नीचे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस
बन जाता है। इनसोल्यूबल मतलब वो उसके अंदर क्या नहीं होता, मिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर नीचे कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है तो भी हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। लास्ट, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो जाती है, तुम दो लिक्विड को मिक्स करते हो, लिक्विड मिक्स होने के बाद क्या बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, या दोनों मिक्स होके गैस बन के क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कोई भी स्टेट में चेंज आएगा तो भी वो क्या है, रिएक्शन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इन चीजों से हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन किससे हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सभी का एक एक एग्जाम्पल लर्न करके रखना है तुम्हें। एग्जाम्पल आ सकता है कि एक रिएक्शन बताओ कि एक कलर चेंज का कोई एग्जाम्पल, टेम्परेचर चेंज का कोई एग्जाम्पल, इवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल, और चेंज इन स्टेट। अभी जो ये एग्जाम्पल है इनके, जब अभी हम आगे टाइप्स करेंगे तो टाइप्स में अपने आप सबके एक एक एग्जाम्पल पता चल जाएंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का अगर हम याद हो, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में किया था ना, BaSO4 वाली रिएक्शन थी एक, वो अभी अभी आगे आएगा। ठीक है ना, उसमें पता चल जाएगा। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो वो भी हमारा प्रेसिपिटेट का ही एग्जाम्पल है जो हम आगे याद करेंगे ना एग्जाम्पल। इसमें ना लगभग 10 से 12 रिएक्शन है। अगर वो एक तो तुम्हें सबको रिएक्शंस लर्न करनी है, वो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। अब जैसे अब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसके अंदर आता है नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, अब उसको पढ़ने के बाद हम उसको लिखेंगे कैसे, तो उसके लिखने के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ये होती है वर्ड इक्वेशन। ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है। इवन हमने वर्ड्स में लिखा कि पूरा हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस क्या, हमें वाटर मिल रहा है, लेकिन अब वर्ड में तो बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर एक सिंबॉलिक फॉर्म लेकर आते हैं। ठीक है, उस सिंबॉलिक फॉर्म को बोलते हैं सिंबल रिप्रेजेंटेशन। सपोज H2 प्लस O2, दोनों रिएक्टेंट को हमने ऐड किया, और ये एरो होता है, ये बताता है कि प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, H2। क्या बना, H2। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। सिर्फ ये आगे फर्दर पढ़ने के लिए कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, वो समझाने के लिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कहता है कि ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मास रिएक्शन से पहले का और रिएक्शन के बाद का, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इसमें पहला टॉपिक जो फर्स्ट आता है कि सपोज जैसे मैं भी एक ले ही रहा था, H2 प्लस O2 गिव्स अस क्या मिला हमें, H2। एक एग्जांपल है जैसे Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। अब इसमें क्या है, जितने एटम इधर हैं किसी भी एलिमेंट के, उतने ही एटम उधर होने चाहिए। अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन तो 2 हैं, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने इधर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है ये, अब अनबैलेंस्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल, क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस टर्म से ये एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि व्हाट इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसको किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है, अनबैलेंस सॉरी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में आया कि व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल देखो, इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे ना पूछे, डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल अपनी तरफ से हमेशा लिख कर आओगे, चाहे वो एग्जाम में आपसे पूछें या ना पूछें। अगर कोई भी चीज है, अगर हमारे पास कुछ भी वो आपसे कोई भी टर्म पूछता है, अगर कोई भी वो आपसे टर्म पूछता है, अगर उसका एग्जाम्पल कुछ हो सकता है,
तो हमेशा भले ही वो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, आप हमेशा क्या दोगे उसको, एक एग्जाम्पल जरूर दोगे। अब ये क्यों जरूरत पड़ी केमिकल इसको बैलेंस करने की? बैलेंस का मतलब होता है बराबर, जितने एटम इधर हैं उतने इधर होने चाहिए। ये जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को तो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो मास प्रोडक्ट का क्या होगा, बढ़ेगा, और ना प्रोडक्ट का मास घटेगा। जितना मास इधर था उतना ही मास, जितना लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही मास क्या होगा, राइट हैंड साइड। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम इनको बैलेंस कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड मींस कर करके देखना, कर करके देखना कि हम उसको कैसे करके देख सकते हैं। अब इन्होंने तो एक हमें इसमें जैसे कि एक मेथड लिखा हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं। पहले एटम्स को काउंट करना, वो तो हम भी करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है, राइट हैंड साइड कितने हैं। उसके बाद मेटल्स को पहले क्या कर सकते हैं, पहले मेटल्स को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद नॉन मेटल को कर सकते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है इसको लास्ट में करते हैं। नेवर चेंज फॉर्मूला, हम फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो यहां बॉक्स बनाओ ये वाले, हम जो भी नंबर लिखेंगे वो यहां पर लिखेंगे, कोई भी चेंज इन नंबर्स में नहीं करेगा। इन नंबर्स में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहां पे लिखना होगा जो भी लिखना है। अब जैसे यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे एक Mg है, बैलेंस है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा। अब जब मैंने 2 यहाँ लिखा तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और Mg के साथ भी होगा। जैसे ही मैंने 2 लगाया तो ये Mg भी कितने बन गए, 2 बन गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने एक 2 इधर भी लगा दिया। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बना, 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। तो ये हमारी क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार जब कर लोगे, करने के बाद ना एक बार अपना आंसर दोबारा से वेरीफाई कर लेना। इधर 2Mg, इधर 2Mg, करेक्ट है। इधर दो ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। अगर एग्जाम में कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर एग्जाम में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, तो तुम तो उसको लिख के आ जाओगे पेपर में। टीचर को थोड़ी पता है कि तुम्हें पता है वो बैलेंस्ड है, तो तुम उसमें क्या लिख के आओगे, एक लाइन कि इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये लाइन जरूर लिख के आनी है, क्योंकि इसमें तो करोगे टीचर को दिखेगा, बट अगर तुम इसमें लिख के रिएक्शन में अगर उसी को उतार के आ जाओगे तो सोचेगा कि तुम आता ही नहीं है, वो सोचेगा कि तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन। तो तुम वो रिएक्शन लिख के लास्ट में क्या लिखोगे, इट is an already an chemical it is already an balanced chemical equation। ये लिख के आनी है स्टेटमेंट। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 1 से 2 मार्क्स में ये पक्का बैलेंस करने को आता ही आता है। एक चीज और, जो भी एग्जाम्पल दोगे, जो भी एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, कहीं पे भी, अब क्योंकि अब तुम लोगों ने सीख लिया है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो अब सारे एग्जाम्पल किस में देकर आओगे, बैलेंस्ड में देकर आओगे। अगर कोई तुमसे कहता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बताओ, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे नहीं करके आओगे, जैसे H2O gives us H2 plus O2, ऐसे नहीं करके आओगे। इसको प्रॉपर कैसे करके दिखाओगे, बैलेंस्ड के साथ करके दिखाओगे। किसके साथ दिखाओगे, बैलेंस्ड करके दिखाओगे। मतलब एग्जाम्पल में भी हमें कैसी रिएक्शंस लिखनी है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। कैसी रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है। वो भी हम लास्ट में देंगे, कुछ क्वेश्चंस ना लास्ट में है प्रैक्टिस के। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब ये बैलेंस्ड के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो अभी तक क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है। क्वेश्चन ज्यादातर क्या आएगा, या तो स्केलेटल वाला आ जाएगा, एक बैलेंस्ड पे तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ, क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कितने टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है, उसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन इसी के नाम में
छिपी हुई है। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब एक मतलब मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए ना कंबाइन होने के लिए। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक क्या देंगे हमें, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जाम में आया कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जांपल नहीं है तो तुम उसको डिफाइन भी करके आओगे और साथ में उसके अंदर एक उसका एग्जांपल भी देकर आओगे। जैसे अभी हमने H2O वाला करा था, H2 प्लस O2, दो रिएक्टेंट मिलके H2O बना रहे हैं, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C प्लस O2 गिव्स अस CO2, ये एग्जांपल देकर आओगे। ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। अगर ये बैलेंस के लिए आई, अब हमें पता है कि इट इज ऑलरेडी एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो तुम उसको क्या है रिटर्न में लिख के आओगे कि इट इज एन ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहली टाइप क्लियर हो गई। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन रटनी नहीं है, बस समझना, लिख तो अपनी भी लैंग्वेज में सकते हो। अब इसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद आता है डीकंपोजिशन। अच्छा, डीकंपोजिशन का मीनिंग क्या है, डीकंपोज होने का मतलब क्या है, डीकंपोज होना मीन्स ब्रेक डाउन होना। डीकंपोज मतलब ब्रेक डाउन होना। किसी भी ब्रेक डाउन को जैसे कहते हैं ना, डीकंपोजर्स क्या होते हैं, डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जो चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जस्ट कॉम्बिनेशन का क्या है, उल्टा है। वहां क्या होता था, दो रिएक्टेंट होते थे और एक सिंगल क्या बनता था, प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट क्या बनाएगा, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है ना, डीकंपोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, that type of reaction is said to be a decomposition reaction। अच्छा देखो, अभी हम जनरली में तुमसे एक चीज है इसके अंदर कि देखो, जब वो A है, जब वो AB है, वो एक प्रोडक्ट है, हमें मतलब रिएक्टेंट है। अब इस A और B में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, जिसको तोड़ोगे और तोड़ के ही क्या बनेगा, A प्लस B बनेगा। अब इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मींस एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी हीट है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर वो सोर्स या वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या है, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक मींस सनलाइट, सन से, अगर वो एनर्जी हम सन वाली एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये चीज क्लियर है। तो मींस डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की होती है। पहला थर्मल, थर्मल मींस जिसको हम डीकंपोज कर रहे हैं किससे, हीट से, मतलब हीट दे रहे हैं उसको, और हीट से वो एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। थर्ड फोटोलिटिक, जो किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से, जो सनलाइट की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डीकंपोजिशन। इसमें हर किसी का यहाँ सामने एक एक एग्जांपल है, एक एक दो दो तुम और लर्न कर लेना, नहीं तो एक एक तो लर्न होना ही चाहिए। CaCO3 ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसका कॉमन नेम भी होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम भी होता है क्या, लाइमस्टोन। क्या होता है, ये कुछ नेम है कॉमन जो तुम्हें लर्न करने हैं। और CaO का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है, और साथ में CO2 गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। इलेक्ट्रोलिटिक में ऑक्सीजन इवोल्व हो रही है और फोटोलिटिक में क्लोरीन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है, अब साथ जब हमने कर ही दिया है तो मैं एक रिवीजन में एक चीज और समझा देता हूँ। CO2 गैस पास हो रही है नहीं हो रही है, इसका टेस्ट होता है। ये कैसे पता चलता है,
जब हम CO2 गैस को CaOH के होल ट्वाइस से पास करते हैं, अब ये COH का होल ट्वाइस क्या होता है? लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है क्या? लाइम वाटर। जब इस CO2 को लाइम वाटर से कन्वर्ट मतलब पास कराया जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? मिल्की। तो मिल्की होने से हमें पता चलता है कि वो क्या है, उसके अंदर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही क्लोरीन, तो इसमें एक हाइड्रोजन का टेस्ट हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है? जब हाइड्रोजन गैस के पास हम फायर को लेके आते हैं, आग को लेके आते हैं, तो उसमें से एक साउंड आती है, पॉप साउंड। क्या आती है? पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन इसी के ही नेम में है। डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेस करना, किसी को हटा के उसकी जगह ले लेना। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल होता है और एक कंपाउंड होता है। देखो, जो एक रिएक्शन बनती है, मतलब जो एक 9th में भी तुमने किया था, जो एक कंपाउंड बनता है, जो कंपाउंड बनता है वो कैटायन प्लस एनायन से बनता है। जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एनायन होता है नेगेटिव। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? NaCl। और जो पॉजिटिव होता है वो होता है मेटल, और जो नेगेटिव होता है वो कौन होता है? नॉन मेटल। कौन होता है? नॉन मेटल। तो इसका मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। तो पहले वाला मेटल, दूसरे वाला नॉन मेटल। अब जब हम एक मेटल की रिएक्शन कराते हैं एक कंपाउंड के साथ, तो होता क्या है कि अब ये मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है? मेटल कोई तो कर सकता है, ये इसकी जगह ले सकता है। तो हो सकता है ये AC बन जाए और साथ में B अलग हो जाए। ऐसा कब होगा? जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेड टू बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी की चैप्टर 2 में रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी एक सीरीज की टेबल है, ठीक है, जो किससे स्टार्ट होती है? पोटेशियम से। पोटेशियम, सोडियम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम चाहे कोई भी मेटल आ जाए सबको डिस्प्लेस कर देगा, पर उसको कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसके नीचे सोडियम है। अगर यहाँ पोटेशियम है और यहाँ सोडियम है तो पोटेशियम सोडियम को हटाएगा और खुद लग जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये सेम जैसे एग्जांपल, क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं तो एक बच्चे को हटा के वही इंसान बैठ सकता है जो ज्यादा ताकतवर है। जिसके अंदर ज्यादा पावर है वो बैठ जाएगा, और जिसके अंदर लेस पावर है वो नहीं बैठ पाएगा। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये बन गई, जैसे C+DE है, तो ये C है, ठीक है, ये C है, ये D को, अगर ये लेस रिएक्टिव है, अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये इसको क्या नहीं कर पाएगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उस केस में हम यहां क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। मतलब अगर वो लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल है, जैसे जिंक प्लस CuSO4, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको हटाएगा, खुद लगेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। Fe आएगा, Cu को हटाएगा, खुद लग जाएगा और उसको अलग हो जाएगा। जो कलर वाले एग्जांपल थे ना कि कलर चेंज हो रहा है, कलर वाले एग्जांपल आधे से ज्यादा किसमें देखने को मिलते हैं? डिस्प्लेसमेंट में। मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन में कलर चेंज देखने को मिलता है, जो हम कलर देख रहे थे। और जो गैस का इवोल्यूशन था वो भी हमने पीछे किया ही है। कौन सा? जब लाइमस्टोन को क्या करते हैं? हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवोल्व होती है? CO2 गैस इवोल्व होती है। तो हमने वो वाला वहां पे चेक कर लिया। तो सारे एग्जाम्पल हमें यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है कि यहां पे दो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है। अब इसको तुम्हारे ऊपर है, जैसे ये A और B है, प्लस ये C और D है। एग्जाम्पल, ये A और D बना, प्लस ये C और B बना। देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था ये कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन है और ये एनायन है। या तो ये कह दे कि इसका कैटायन इधर आ जाएगा और इसका कैटायन इधर आ जाएगा,
इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोलते हैं? हमने कैटायन को या फिर एनायन को, किसी को भी, आंसर सेम ही आएगा। या तो मैं एनायन को इधर भेज दूं या मैं कैटायन को इधर भेज दूं, कंपाउंड सेम बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैंने इसको इधर कर दिया, सी इधर आ गया, तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरा? सी बी बनेगा। और ये इधर चला गया, ए इधर आ गया, तो क्या बनेगा? एडी बनेगा। तो इसको बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां से एग्जांपल आते हैं प्रेसिपिटेशन वाले। जो प्रेसिपिटेट बनता है वो ज्यादातर कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि एक प्रेसिपिटेट बनता है और दूसरा प्रेसिपिटेट नहीं बनता। क्लियर है? ये नहीं है। अब ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट को ही कर रहा है। ये जो एरो बना हुआ है यहां पर, इसका मतलब होता है कि इसका प्रेसिपिटेट बना है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, BaSO4 नीचे बन गया इनसोल्यूबल सब्सटेंस, और NaCl उसमें मिक्स हो गया। तो यही एग्जांपल किसका हो गया? प्रेसिपिटेशन का भी हो गया, और यही एग्जांपल किसका हो गया? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिपिटेशन। ऊपर वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? गैस को, कि गैस निकल गई। और इसका क्या नीचे का मतलब है कि प्रेसिपिटेट नीचे बन गया। ये क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। अभी हमने कराई है, सेम एग्जांपल है, सेम चीज है, बट इन्होंने एग्जांपल चेंज कर दिया इसमें। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये देखो ध्यान से, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। ये Ag इधर था, Ag इधर चला गया। देखो ये Ag था ना, तो Ag किसके साथ चला गया? Cl के साथ, तो AgCl बना। अब NaNO3 के साथ चला गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए। एग्जांपल किसका? ये डबल डिस्प्लेसमेंट का। बट इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है। ठीक है, तो तुम्हारी एक एक दो दो एग्जांपल ही तुम्हारे 2 से 3 आंसर में काम आ जाएंगे वहां पर। क्लियर है? क्लियर है प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? यहां 2 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, 2 डेफिनेशन है रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन। मींस सिंपल भाषा में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन का, किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का ऐड हो गया रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। या फिर कुछ ऐसा था कि उसमें हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन हट गया उससे, तो ए के साथ कुछ बना और साथ में हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को या फिर ऑक्सीजन के एडिशन को, दोनों को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। 2 डेफिनेशन है अलग अलग सेंस में। एक डेफिनेशन है ऑक्सीजन की सेंस में, और एक डेफिनेशन है किसकी सेंस में? हाइड्रोजन की सेंस में। मींस ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा है रिडक्शन में। रिडक्शन में होगा क्या? या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, कोई सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऐड होके AH बना दिया, कुछ भी मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। या दूसरा, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई रिएक्शन बनती है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बनती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन, रेड मींस रिडक्शन, OX मींस ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल ये तुम्हारे सामने है रिडॉक्स का। जैसे कार्बन ये मतलब कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर है और यहाँ पे कॉपर नहीं है, तो यहाँ से कॉपर रिमूव हो, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसमें, तो ये रिमूवल मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है
तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये एग्जाम में आता है, एक रिएक्शन दे देंगे और बोले पूछेंगे कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है, इसमें हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस वाले इसको क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देंगे, और जैसा कि इस रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम में। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। दो टर्म और पूछी जाती हैं, तो पूछे जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिएक्टेंट में से होगा, प्रोडक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, रिड्यूस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन या वो रिडक्शन, रिएक्टेंट कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझाने जा रहा हूं, ये समझ लेना। जैसे कि इसमें नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा भाई, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं तुम्हारा एक तरीके से एजेंट हो गया, स्टडी एजेंट जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। कौन करेगा, और वो हेल्प कैसे करेगा, खुद का रिडक्शन कराएगा। खुद का क्या कराएगा, मींस यहां पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। देखो, कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया, तभी तो ऑक्सीडेशन हो पाया। तो देने वाला कौन था अपना ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। समझ नहीं आया, तो इसने अपना ऑक्सीजन देके उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो हेल्प करी इसने, तो ये कौन बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन बना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बन गया मेरा यहाँ पे, CuO बना। करेक्ट, हो किसकी वजह से रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, पर हो किसकी वजह से रहा है, मैंने क्या कहा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है चाहे रिड्यूसिंग एजेंट है, उसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। रिएक्शन हो किसकी वजह से रही है, प्रोडक्ट की वजह से हो रही है, रिएक्टेंट की वजह से हो रही है। तो इसने खुद का ऑक्सीजन दे दिया, इसने हेल्प करी ऑक्सीडेशन में, तो ये कौन बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा हो जाएगा इसका। यहां दो हैं, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना तो दूसरा अपने आप ही क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम इसको दूसरी सेंस में समझे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कौन होता है, जो मतलब इसको रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। इसके रिड्यूस करने में हेल्प कब करेगा, जब ये इसका ऑक्सीजन खुद ले लेगा। तो इसके ऑक्सीजन को लेने में हेल्प किसने करी, इसकी, इसने। तो ये इसका, ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है। एग्जाम में पूरी रिएक्शन आती है, ये पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन बताओ किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, पर हो क्या रहा है इसका, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट ये है, पर हो क्या रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन यहां से आता है, रिएक्शन दी जाती है, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब चीजें पूछी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये हमने अभी कर ही लिया डिस्कस, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है अब एनर्जी। देखो, दो टाइप की रिएक्शंस और आती हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। अभी हमने देखा था डिकम्पोजिशन में हम एनर्जी का यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एनर्जी का यूज कर रहे थे, उससे रिएक्शन हो रही थी। जब एनर्जी का यूज होता है तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो तुम वहां से क्या कर सकते हो, देखो, जब हम सारी जो थर्मल वाली हैं, जो थर्मल है, डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं बिना उसके, पर जो पर्टिकुलर थर्मल डिकम्पोजिशन है उसको क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक। समझ नहीं आया, जो थर्मल वाली है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस क्या होता है, एग्जिट। क्या होता है, एग्जिट। तो जो थर्मल मतलब एक्सो मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें एग्जिट होता है, किसका होता है, एग्जिट होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है बाहर, तो ये क्या बन गया, एक्सोथर्मिक।
और एंडोथर्मिक जिसमें हम रिएक्शन का यूज करते हैं। अच्छा, हीट का रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगल होता है। किसी भी रिएक्शन के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, समझ जाओ उसमें हीट यूज हो रही है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में हीट का यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट एग्जिट होती है उसको क्या बोलते हैं, या इवोल्व होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? यहां रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कोरोजन से रिलेट कर लेते हैं, पर रस्टिंग ऑफ आयरन सिर्फ एक एग्जांपल है किसका? कोरोजन का। कोरोजन का मतलब कोरोजन का एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन होता क्या है? व्हेन एनी मेटल कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और एन एसिड, जब कोई भी मेटल किसके कांटेक्ट में आ जाता है? मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। उसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन देखो यहाँ पे खाली ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ पानी है, और जब पानी और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉइस्चर, जिसको ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। जो ये वाला टाइम चल रहा है हमारा इस टाइम पे क्या है? हवा में पानी होने के कारण नमी है, ठीक है। तो जब ये मॉइस्चर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक क्या बना देता है? Fe2O3.XH2O। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है। यहाँ पे H2O क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? पर ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफाइन नहीं है, इसलिए वहां पे X लिखा हुआ है। 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, इसलिए क्या है? अगर तुमसे पूछा जाता है या एग्जाम में आता है एमसीक्यू में, तो वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन का सीधा सीधा फॉर्मूला ये लिखा होगा Fe2O3.XH2। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे कराया जा सकता है, हम कैसे बचा सकते हैं कोरोजन से? पेंट करके, जैसे हम आयरन वगैरह की चीजों पे पेंट कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये एक टर्म में आ जाता है। हम क्या करते हैं, एक मेटल की ऊपर दूसरे मेटल की। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe